सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन हिंदी कक्षा का दूसरा दिन है। पिछली कक्षा में आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आप जानते ही हैं पाठ प्रवेश एवं पहला पैराग्राफ पढ़ा था। इसके आगे मैं शुरू करने के पहले फिर से पाठ को एक बार पढ़कर आपको समझा देती हूँ। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ऊंचे अंक दिलाने वाले इन विषयों में उनकी रुचि है, परंतु यह वास्तव में सच नहीं है। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, उसकी समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। मेरे मामले में अपने कॉलेज के वर्षों में मुझे पता चला कि मुझे अंग्रेजी साहित्य में अधिक रुचि है। पिछले दिन मैंने यहाँ तक करवाया था। तो इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या कहते हैं, बताते हैं कि प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का क्या अर्थ है? प्रतिभाशाली का अर्थ है मेधावी। मेधावी जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, तेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं। अंक का अर्थ क्या है? नंबर, मार्क्स। तो अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ऊंचे अंक दिलाने वाले विषयों में उनकी रुचि है। अर्थात कि हम सोचते हैं जिस विषय में हमें अच्छे अंक मिलते हैं, ज्यादा नंबर मिलते हैं, वो ज्यादा जरूरी विषय है या ज्यादा हमें उसमें रुचि है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी रुचि कभी कभी जो हमें जिसमें हम अच्छा नहीं कर पाते हैं उसमें भी हमारी रुचि होती है। या हो सकता है आप अलग विषय में रुचि रख रहे हैं लेकिन आपको दूसरे में भी अंक मिल जा रहे हैं। जैसे रुचि से क्या होता है, जिस विषय में आप रुचि रखते हैं वो कार्य आप निश्चित ही अच्छा कर लेते हैं, उसमें आप हमेशा अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही आप विवेकानंद जी ने इस बारे में क्या कहा है आप जानते हैं? विवेकानंद जी ने कहा है कि जो ज्यादा तेज विद्यार्थी नहीं होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो ज्यादा पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के नहीं हैं, वे भी रुचिकर विषय मिल जाए, रुचि के अनुसार कार्य मिले तो वो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं भी है फिर भी वो अच्छा करते हैं, उसमें भी वो अच्छा करते हैं। प्रतिभा का अर्थ क्या है? हम हर विषय में, हर क्षेत्र में अच्छा करें। तो जिसमें हमारी रुचि नहीं है वो भी अच्छा कर लेते हैं, जिसमें है वो भी अच्छा कर लेते हैं। तो वैसे ही और साथ में क्या कह रहे हैं, वास्तव में रुचि हमारी बदलती रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी समझ बढ़ती है और हमारी रुचि भी बदलने लगती है। तो वैसे ही जब लाल कृष्ण आडवाणी जी कॉलेज में जाते हैं तब उन्हें अपने रुचि का ज्ञान होता है कि उनकी असली रुचि किसमें है? किताबों में, पढ़ने में। तो उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि थी, उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने में बहुत मजा आता था। आगे सन 1942 में जब मैंने हैदराबाद क्या है? सिंध, ब्रैकेट में सिंध के दयाराम गीतूमल कॉलेज में प्रवेश किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। शहर में स्थिति अशांत होने के कारण कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाया और अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहे। मैं अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करता था और जिस पुस्तक को पढ़ने का मन करता उसे भुक्खड़ की तरह पढ़ डालता था। ठीक है। तो सन 1942 का समय, ये कौन सा समय था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। तो उस समय क्या कह रहे हैं आडवाणी जी कि उस समय कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाती थी। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्कूल कॉलेज सब बहुत कम ही चल पाते थे, सब बंद रहते थे। जैसे अभी कोरोना के समय स्कूल वगैरह बंद है तो सभी विद्यार्थी अपने रुचिकर कार्य कर रहे हैं। जिन बच्चों को खाना बनाने में अच्छा लगता है वो कुछ ना कुछ नए नए डिश बना रहे हैं। जिन बच्चों को किताबें पढ़ने में मजा आता है वो किताबें पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा मजा इंटरनेट, मोबाइल, गेम खेलने इन सब में आता है। तो ज्यादातर बच्चे इन सब में रुचि लेते हैं और अपना अनमोल समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। तो आप भी अपनी रुचि को पहचानिए जैसे आडवाणी जी ने पहचाना और अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए।
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। शहर में स्थिति अशांत होने के कारण, तो स्थिति क्या थी? अशांत थी, दंगे होने का डर था या बहुत तरह की मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, तो जिसके कारण क्या हो रहा था? कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे। ठीक है, तो सुचारू का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुचारू, सही तरीके से, और वास्तव, यह आसान सा ही है। वास्तव क्या होगा? वास्तव में, असली में, असलियत में, सच्चाई में। ठीक है, तो वास्तव में क्या था कि कॉलेज की चलना मुश्किल हो गया था। ठीक है, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से, सही नियम के अनुसार कॉलेजेस नहीं चल पा रहे थे। और अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश का अर्थ क्या है? अधिकांश, ज्यादातर, तो अधिकांश मतलब ज्यादा विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए 100 में से 99 विद्यार्थी, 90 विद्यार्थी, ज्यादातर, तो अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। तो वो इधर उधर घूमकर अपना समय काटते थे। जैसे अभी का समय क्या हो गया है? हम सोच रहे अपना समय कैसे काटें, कैसे व्यतीत करें, है ना? कितना टीवी देखें, कितना मोबाइल में रहें, कितना गेम खेलें, इसलिए बच्चों भी क्या करते हैं? इधर उधर कोशिश करते हैं समय व्यतीत करने का। लेकिन अगर वही जो विद्यार्थी इस समय का ज्यादा सदुपयोग कर रहे हैं तो उनका भविष्य पे असर दिखता है ना? मैं अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करता था। तो वो अपना अधिकांश समय कहाँ व्यतीत करते थे? कॉलेज लाइब्रेरी में, अर्थात पुस्तकालय में वो अपना समय ज्यादा व्यतीत किया करते थे। और जिस पुस्तक को पढ़ने का मन करता था उसे भुक्खड़ की तरह पढ़ डालता था। जिस पुस्तक को पढ़ने का मन किया, लगता था, जैसे हम भुक्खड़ कहने का अर्थ क्या है? जैसे आपको भूख लगी रहती है, आप कितने तेजी से खाना खाते हैं, जो बहुत जोर भूख लगी रहती है, तो वैसे ही किताब जिसमें उनकी इच्छा थी, जिस किताब को उनको पढ़ने का मन कर दिया, उन्हें क्या लगता था? जितनी जल्दी हो वो किताब पढ़कर मैं समाप्त कर दूं, जितनी जल्दी मैं पढ़ लूं। तो इसलिए वो, जैसे भुक्खड़ इंसान खाने पे टूट पड़ता है, वैसे ही वो किताब पर टूट पड़ते थे, जल्दी जल्दी पढ़कर चाहते थे उसे खत्म कर लें। ठीक है, यहाँ पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ। अंकुरित होने का अर्थ क्या है? अंकुरित होना मतलब उत्पन्न हुआ, प्रेम जागा। तो कैसा? जीवन भर चलने वाला प्रेम। तो जैसे बाकी प्रेम तो उनका धीरे धीरे कभी खत्म हुआ, किसी में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हुआ या किसी में कम हुआ, जैसे उन्हें जीवन भर चलने वाला प्रेम लेकिन क्या रहा? किताबों से प्रेम। जैसे कब कुछ समय के लिए उन्हें क्रिकेट खेलने में या क्रिकेट देखने में, कमेंट्री सुनने में उन्हें मतलब मजा आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो, रुचि बदल गई, रुचि बदलकर किसमें? पुस्तकों में लग गई। तो यहाँ पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ। मैंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। जर्नी टू द सेंट्स ऑफ द अर्थ, 20,000 लिंक्स अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आदि उपन्यास उन्होंने पढ़े। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करने में काफी भविष्यदर्शी और सही थे, जो कई दशकों बाद अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए पेरिस इन द 20th सेंचुरी, एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन आदि का उल्लेख करता है, जो कि वर्ण के समय में अस्तित्व में नहीं थे। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून, इन अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष से लिए रवाना किए जाने वाले और उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है, जो अब 1969 की अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। अंकुरित होना अर्थात उत्पन्न होना, भविष्यदर्शी, भविष्य को जानने वाला या देखने वाला, तो आने वाले समय का अनुमान लगाने वाला, जो आने वाले समय को जान पाए। तो वो कैसा उपन्यास पढ़ते थे? यहाँ वैज्ञानिक गल्प, ठीक है, मतलब विज्ञान से जुड़े हुए वे गल्प अर्थात कहानियों से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ, उनका प्रेम जागा। मैंने 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या है? 19th सेंचुरी,
तो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के 19वीं शताब्दी के बहुत प्रसिद्ध लेखक कौन थे? प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक। वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। उन्होंने जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। कौन कौन से नाम मैंने पहले ही बता दिया। जर्नी टू द सेंट्स ऑफ द अर्थ, 20,000 लैंग्वेज अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आदि। ये सारे उपन्यास उन्होंने पढ़े। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करने में काफी भविष्यदर्शी और सही हुए। तो ये उपन्यास तकनीकी चीजों के बारे में, जो विज्ञान से जुड़ी हुई बातें थी, उनके बारे में क्या हुए? बहुत ही भविष्यदर्शी और सही हुए। भविष्यदर्शी मतलब अनुमान लगाने में बिल्कुल सही हुए। जैसे हम जो भी पहले के उपन्यास पढ़ते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं कहानी बहुत सारे पढ़े होंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, तो ये सारी कहानियां क्या होती हैं कि हमें अभी हम पढ़ते हैं, बाद के समय को बताते हैं। जो लेखक होते हैं आने वाले समय को भांप जाते हैं, है ना। जैसे पहले क्या था? पर्दा प्रथा था, विधवा विवाह होना मना था, बहुत सती प्रथा था। इन सब के बारे में लेखकों ने लिखा। उन्हें पता था धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ और सब कुछ बदलने लगा। तो ऐसे बदलाव धीरे धीरे अपने आप आने लगती हैं, जो कई दशकों बाद अस्तित्व में आए। लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे बहुत समय के बाद अस्तित्व में आए, सामने आए, सही हुए। अस्तित्व में आना मतलब यथार्थ हुए, सही हुए। ठीक है। तो जब उन्होंने पढ़ा अडवाणी जी ने, उसके बहुत समय बाद जो उपन्यास उन्होंने पढ़ा, उसके बहुत समय बाद ये सब उपन्यासों में लिखी गई बातें सत्य होती नजर आई, बहुत समय के बाद। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कौन कौन सी बात सच्ची हुई। पेरिस इन द 20th सेंचुरी, इसमें इन्होंने क्या पढ़ा? एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन आदि का उल्लेख करता है। उस जमाने में एयर कंडीशनिंग और टेलीविजन के बारे में जिक्र होता है, जो बाद में आम बात हो गई, हम सबके घर में देख रहे हैं। वैसे ही जैसे पहले आप लोग देखते होंगे महाभारत वगैरह में, उस समय लगता था ऐसा हो सकता है, विमान उड़ रहा है, पुष्कर विमान, ये सब के बारे में आप देखे हैं। तो ये विमान क्या उड़ता है? नहीं। पुष्पक विमान था ना, किसका? पुष्पक विमान किसका था? रावण का। तो हम देखते हैं उड़ता है। तो उस समय के से हम सोचकर, देखकर लगता था कहानी है, मजाक है, ऐसा हो सकता है। जिसने पहली बार मान लीजिए बनाया हो, एरोप्लेन बनाया हो या कुछ भी ट्रेन बनाई हो, तो उस समय क्या लगता था? ऐसा हो सकता है? या बल्ब, लाइट जल सकती है? नहीं। सब कुछ हमारे लिए क्या लगता था कि कहानी की तरह, कोई कल्पना है। लेकिन आज यही सब क्या है? सत्य है। तो वैसे ही धीरे धीरे जो उस समय सत्य नहीं लगता था, अब धीरे धीरे सत्य लगने लगता है, जो कि वर्ण के समय में अस्तित्व में नहीं थे। उस समय क्या थे? वर्ण के समय में जब उन्होंने लिखा इसके बारे में, ये सारी चीजें यथार्थ नहीं थी, हमारे सामने मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में यही सब हम सबके यहाँ देख रहे हैं। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम दी अर्थ टू द मून, फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से मून अर्थात चंद्रमा तक, 3 अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने, मतलब ये 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं, रवाना किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। लेकिन उस समय ये भी बात क्या लगती थी? कहानी के रूप में। लेकिन अभी सत्य दिख रही है और उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है। अर्थात वह वहां जाते हैं चंद्रमा पर और फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। इसका वर्णन वो किताब में पहले से ही था, जो हम बाद में देखते हैं कि सच में होता है। जो अब कब 1969 में 1969 के समय में सत्य होती नजर आई। कब? अपोलो 11 की यात्रा के दौरान। किसके? अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। तो उनका पहले की बातों को हम समझकर सत्य समझते हैं। पहले की जितनी भी उदाहरण मैं यहाँ पर उन्होंने दिया, ये सारे उदाहरण क्या हुए? सत्य हुए, क्योंकि वो सब वैज्ञानिक गल्प थे, विज्ञान से जुड़ी हुई कहानी, विज्ञान से जुड़ी हुई बातें थी, जो सत्य होती हुई नजर आती हैं। अब तक आपने पहला पृष्ठ अर्थात फर्स्ट पेज पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें जो सबसे कठिन चीज आए हैं वो सारे उपन्यासों के नाम, ये सबसे कठिन है। ऐसे आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि अंग्रेजी के शब्द हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने में दिक्कत होगी, इसकी वर्तनी गलत कर सकते हैं आप, इसलिए वर्तनी पर ध्यान दे दीजिए। मैंने सब जितने आपने उपन्यास के बारे में अभी बताया गया है, लालकृष्ण अडवाणी जी ने पढ़ा था,
उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास मैंने लिख दिए हैं, जिसके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम क्या है? जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा 20,000 लीग्स अंडर द सी। अगला अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। चौथा पेरिस इन द 20th सेंचुरी। ठीक है। अगला फ्रॉम द अर्थ टू द मून, इसी में था। इसके बारे में क्या पढ़ा था उन्होंने? टेलीविजन, ये सब के बारे में बताया गया था उस जमाने में। और इसमें कि धरती से चंद्रमा तक जाते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो आगे आप वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे, पूरा करके दिखाएंगे कैसे वर्कशीट भेजना है, क्या करना है, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं इतने दिनों से करते करते। तो जैसे आप भेजते आ रहे हैं उसी प्रकार वर्कशीट भेजेंगे। ठीक है। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है।